नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। जी हाँ, जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। मैं आपको बता दूं, चाणक्य कल 1 जून शाम 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरे देश में जो एग्ज़िट पोल आया, उस एग्ज़िट पोल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। राजनीतिक दलों में, विपक्षी दलों में, विशेषकर INDI गठबंधन में बड़े बड़े बयानवीरों ने बयानबाजियां करनी शुरू कर दी हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं पूरे मीडिया जगत पे, पूरे एग्ज़िट रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब EVM की भी सामत आनी शुरू हो गई है। बेचारी EVM हर बार इतनी बद्दुआएं लेती है कि वो बद्दुआएं हमेशा उसके लिए दुआ बन जाती है। फिलहाल हम आज बात करने जा रहे हैं अपने उसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर, जो पूरे देश में इस समय सबसे नंबर 1 पे 2014 से लेकर 2019-2024 तक ये सिलसिला जारी है। ये एग्ज़िट पोल सर्वे है, फाइनल रिज़ल्ट नहीं। ये बात हमने कल भी कही और आज भी कह रहे हैं। देश में सभी मीडिया संस्थानों ने अपने अपने एग्ज़िट पोल जायज़ साबित किए हैं। सभी एग्ज़िट पोल्स की सबसे बड़ी खास बात ये रही है कि किसी भी एग्ज़िट पोल में भारतीय जनता पार्टी को हारता हुआ नहीं दिखाया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया टुडे के एग्ज़िट पोल में NDA 361 से 401, INDI गठबंधन को 131 से 166, अदर्स को 8 से 20 सीटें इंडिया टुडे गठबंधन ने दिया है, एग्ज़िट पोल ने दिया है। गठबंधन INDI को 131 166 सीटें, अदर को 8 से 20 सीटों के बीच में समेट के दिखाया गया है। सी वोटर का जो एग्ज़िट पोल आया, उसमें NDA 353 से 383, INDI गठबंधन यानी कि कांग्रेस 152 से 182, अदर 4 से 12 पे सिमटता नज़र आ रहा है। चाणक्य का जो एग्ज़िट पोल निकल कर सामने आया, जिसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, मैं पहले तो अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसमें NDA को 385 से 415 के बीच में यानी 400 प्लस का सर्वे रिपोर्ट दिया गया है। 400 प्लस आने की उम्मीद दिखाई गई है। INDI गठबंधन को 152 से 182, माफ़ी चाहता हूँ, INDI गठबंधन को 96 से 118 और अदर को 27 से 45 दिखाया गया है। जन की बात अगर हम करें तो NDA 362, 392, इंडिया 141 से 161, अदर 10 से 20 पे सिमटता नज़र आया। वहीं CNX सर्वे ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें NDA 371 401, INDI 109 139, अदर 28 से 38 पे सिमटता नज़र आया है। दैनिक भास्कर का जो सर्वे रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें NDA को 281 से 350 के बीच में दिया गया, INDI 145 201 और अदर 33 से 49 सीटें नज़र आई हैं। ETG रिसर्च पे अगर हम जाएँ तो बात करें तो ETG रिसर्च की तो NDA 358, इंडिया 152, अदर 33 सीटें देता नज़र आ रहा है। पोल स्टार्ट की अगर हम बात करें तो NDA 346, INDI 162, अदर 35 पे सिमटता नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं मैट्राइज़ की। मैट्राइज़ NDA 353 368 के बीच में सिमटती नज़र आ रही है। INDI 118 133, अदर 33 से 48 के बीच में नज़र आया है। पमारो की अगर हम बात करें तो NDA को पमारो ने दिया है 359 सीटें, इंडिया को 154, अदर को लगभग 30 सीटें दे रहा है। डी डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो NDA 371, इंडिया 125 और अदर को 47 सीटें दी गई हैं। वहीं इंडिया टीवी के सर्वे की अगर हम बात करें तो NDA 371 401, INDI 109 139, अदर्स 28 से 38 के ऊपर सिमटता नज़र आ रहा है। ये तो थी एग्ज़िट पोल और सर्वे की बातें, जो रिपोर्ट कल आई हैं, पूरे मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट आई हैं, जिसको लेकर INDI गठबंधन के दिग्गज नेताओं, यहाँ तक कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, सब ने अपनी अपनी राय रखी है, अपना बयान रखा है और सिरे से सर्वे रिपोर्ट्स को खारिज किया है। आइए सुनाता हूँ कि आखिर उन लोगों ने क्या कुछ कहा।
इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अभी आपने सुना कि आखिर राहुल गांधी ने किस अंदाज में सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर खारिज किया है। फिलहाल मैं अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम चलते हैं झारखंड, जहां हमारे अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश जहां रामकृष्ण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजस्थान जहां पे हमारे हीरालाल नील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरालाल जी, मेरा सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करता हूं, राजस्थान से करता हूं। क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देश भर में जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लगता है कि मोदी की हैट्रिक बरकरार रहेगी जी। लगभग 400 प्लस सीटें मानी जा सकती है इस बार मोदी सरकार पुनः बनने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद आप बता रहे हैं हीरालाल जी? राजस्थान में 25 सीटें हैं, उनमें से 22 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। जी, तो मतलब कुल मिलाकर 22 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। जी, 22-23 सीटें लगभग बीजेपी को मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वहीं 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें बाड़मेर, जालोर, चूरू और बांसवाड़ा, ये चारों त्रिकोणीय मुकाबले में और बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अजमेर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अजमेर में क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अजमेर से आते हैं, कई ऐसे हैं जो बीजेपी में अच्छे पदों पर भी बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है अजमेर इस बार बीजेपी को मिलेगा? अजमेर में एग्जिट पोल को देखते हुए बड़ी खुशियां नजर आ रही है बीजेपी में। भाजपा के भागीरथ चौधरी लगातार दूसरी बार जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। वहीं जो डेयरी अध्यक्ष कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी, वह भी अपने दूसरे ग्रामीणों के साथ जीत मानकर चल रहे हैं जी, लेकिन भागीरथ चौधरी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। जी, चलता हूँ मैं झारखंड की स्थिति में आपको बता दूं, झारखंड में लगभग 12 सीटें बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं। एक बार फिर से मैं आप सबको बता दूं कि झारखंड में 14 में से 12 सीटें बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं। INDI गठबंधन को 14 में से 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी इस बात पर? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। झारखंड में बिल्कुल सर आपने ठीक कहा कि झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ी है, जिसमें विभिन्न एग्जिट न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है 12 सीटें एनडीए को नजर आ रही है, जिसमें एक अन्य निर्दलीय दिखाया जा रहा है जी, एक जेएमएम दिखाया जा रहा है जी। वही बात मतलब करो, 2 सीटें INDI गठबंधन को और 12 सीटें जो है बीजेपी को जाती नजर आ रही है, यही कहना चाह रहे हैं आप? इसमें सर बिल्कुल जनता और विभिन्न बीजेपी और आजसू गठबंधन का जो मेहनत भरपूर किए थे, उसमें जनता बता रही है कि यहाँ बिल्कुल है सो बीजेपी को फायदा होगा। और पिछले बार जिस 12 सीटें मिली थी, उसी 12 सीट फिर इस बार मिलने जा रही है। वही खुशी भी। जी सर। चलिए मैं चलता हूँ उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी आर के पांडे जी जुड़ चुके हैं। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को 70 से 72 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने की उम्मीद दिखाई जा रही है, कांग्रेस लगभग 10 पे सिमटती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सर आप ये मान के चलिएगा कि पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी इस बार करने जा रहा है। और कुल मिलाकर के तमाम एग्जिट पोल्स जो सर्वे आ रहे हैं एक तरफ से, वो सभी बीजेपी को 65 से 70 प्लस कर रहे हैं सर जी। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी उत्तर प्रदेश में करते जा रही है। इसमें कहीं डाउटफुल नहीं है, न कोई शंका की गुंजाइश है। तमाम सर्वे रिपोर्ट ठीक दर्शकों के सामने भी आ गए हैं चाणक्य कि वो जान चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश से हर जगह जो है कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और विपक्ष जो है इंडी गठबंधन 10 से 12 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। पांडे जी, आपको बता दूं, विगत 2 बारों से चाणक्य का जो सर्वे रिपोर्ट रही है वो हमेशा सटीक साबित हुई है, और इस बार भी हमारा प्रयास है कि हम फिर से सटीक साबित हों। फिलहाल मैं लौटता हूं राजस्थान।
हीरालाल जी, ऐसा कौन सा मुद्दा रहा है जो सबसे ज़्यादा इस लोकसभा चुनाव में हावी रहा, जिसकी बदौलत भाजपा को वहाँ पे 22 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं? देखिए सर, भाजपा की जीत की जो कारण मुख्य माने हम लोग, सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जम्मू कश्मीर हमेशा अपेक्षाकृत रहा है, लेकिन भाजपा के आने से 370 हटाया गया। दूसरा, उससे भी बड़ा राम मंदिर निर्माण, जो कि बरसों से पेंडिंग चल रहा था, अब मोदी सरकार ने उसे कंप्लीट करके एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया। तीसरी, मुस्लिम भाइयों के लिए 3 तलाक पर कानून बनाया गया है, उस पर भी मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जाहिर करी। चौथा, मात्र सीए लागू करना, किसी भी देश के व्यक्ति जो कि हिंदू है वह अपने देश में वापस आकर नागरिकता ले सकता है। और इन सबसे जो बड़ी बात सामने निकल के आई है, वह भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में मोदी सरकार ने जो फैसले लिए हैं वह बहुत ज्यादा इन चुनाव में प्रभाव रखते हैं। हीरालाल जी, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप मीडिया के ऊपर लगाया कि उन्होंने सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर जब आज बयान जारी किया तो बयान में उन्होंने कहा कि ये मोदी एग्जिट पोल है, ना कि एक्चुअल सर्वे रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, 4 जून में ज़्यादा टाइम नहीं, रिजल्ट आने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि कोई भी मीडिया संस्थान किसी भी पार्टी को जिता नहीं सकता, यह तो तय। वोट जनता डालती है और जनता ही सर्वोच्च है। और 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि कांग्रेस हावी रही या बीजेपी इस बार फेल है हैशटैग बनाने में। जी, मैं लौटता हूँ झारखंड। अनिल जी, आपके पास। अनिल जी, मेरा सवाल है, हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से तो कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी को उसका लाभ मिला हो? जी नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है। पिछली 2019 का भी चुनाव में एनडीए यहाँ पे 12 सीट लाई थी जी, और इसका नुकसान तो कहीं पूरे चुनाव के दौरान भी नहीं देखने को मिली जी। मतलब उसका कोई प्रभाव इस मतदान पर नहीं पड़ा है? जी नहीं सर, जी नहीं जी। चलिए, मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि पूरे सर्वे रिपोर्ट्स जितनी भी आई हैं, एक बड़ा सवाल होता है, हम सब पत्रकार हैं और हम सबके दिमाग में होता है कि आखिर सर्वे रिपोर्ट्स आती कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं सर्वे रिपोर्ट्स के बारे में। इस बार के लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 पॉइंट्स पे हमारी टीम ने काम किया। वो 5 पॉइंट थे: ब्रांड मोदी की बढ़ी वैल्यू, जो मोदी की ब्रांड वैल्यू बढ़ी उसकी वजह से ममता बनर्जी और मायावती का एकला चलो का जो सिद्धांत बना, क्योंकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में पूरी ज़मीन खाली छोड़ दी, ममता बनर्जी अकेले चल पड़ी, टीएमसी इंडिया गठबंधन को छोड़कर पश्चिम बंगाल में अकेले चल पड़ी। तेलंगाना का बदल गया सियासी मिजाज। जी, हम आपको बता दें इस वक्त अपने दर्शकों को, तेलंगाना इस बार पूरी तरह से अपने पैटर्न से अलग हटकर उसने वोटिंग की है और मतदान किया, जिसकी वजह से तेलंगाना से बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलकर सामने आया है। और चौथी सबसे बड़ी बात, जो प्रचार रणनीति अपनाई मोदी ने, हम फिर भी अपने 2 दिन के पहले चाणक्य स्पेशल में शायद आप सबको याद होगा, हमने इस बात पे चर्चा की थी कि मोदी की जो प्रचार रणनीति थी, एक शब्द कहना और विपक्ष से उसका प्रचार करवाना। इस रणनीति को अपनाते हुए जो प्रचार रणनीति मोदी ने अपनाई, उसका लाभ मोदी को मिलता नजर आ रहा है। 5वां जो सबसे बड़ी बात रही, विपक्ष अपनी परंपरा से बाहर नहीं निकल पाया। विपक्ष की परंपरा थी कि वो अपने ढुलमुल रवैये से बाहर कभी नहीं निकल पाया। वो ढुलमुल रवैये से बाहर नहीं निकला, इस वजह से उसे नुकसान हुआ, इस वजह से उसे कोई लाभ नहीं मिला है और इसी वजह से बीजेपी को लाभ मिलता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी इन 5 बिंदुओं पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबसे मोस्टली जो आपने बताया है सर कि मोदी का ब्रांड जो है बिल्कुल आम जनमानस के जहन में बिल्कुल घर कर गया है और मोदी की गारंटी और मोदी से लोग इतने प्रभावित हैं, इनके कार्यों से प्रभावित हैं, राष्ट्रवाद की भावना, विकासवाद की भावना। अभी अभी आपने देखा सर कि 100 टन जो है सोना वापस लाना ब्रिटेन से, तो ये सब तमाम ऐसे कार्य हैं जो ऐतिहासिक हुए हैं। और अभी हमारे सहयोगी ने ये बताया भी है कि जैसे धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक का मुद्दा है, ये सब आम जनता की जो नब्ज को मोदी ने टटोला है, वो कोई नेता विपक्ष का कर नहीं पाया है और विपक्ष का कोई भी नेता सही मामले में अपने को भुनाने में पूरी तरह से फेल नजर आया। इसलिए सारे सर्वे एक साथ कि अब की बार मोदी सरकार, इसमें विपक्ष चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन आरोप उनके तथ्यात्मक नहीं है, आलोचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि भैया अब ईवीएम की सिक्योरिटी बढ़ा दो। हाँ, वही सर, मीडिया की ये जो भी कहा उन्होंने,
अब आप देख लीजिए सर कि मीडिया जो दे रही है रिपोर्ट, वो आम जनमानस का जो उसका जो जुनून है, आम जनमानस जो छन करके हम तक पहुंचता है, वही मीडिया रिपोर्ट करती है। वही सारे सर्वे रिपोर्ट में एग्जिट पोल भी बताते हैं। एग्जिट पोल या कोई मीडिया संस्थान किसी सरकार को जो है ला नहीं सकती है बिना आम जनमानस की। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए, इनकी भड़ास है और ये सीधा सीधा चाह रहे हैं कि हम पूरी तरह से फेल हैं। तो कुछ न कुछ आरोप अनर्गल लगाते हैं, ये हमेशा लगाते आए हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी और कयासबाजी ये हमेशा करते आए हैं, लेकिन हमेशा फेल होते नजर आए हैं। इसलिए पूरे देश में था सर, आप पश्चिम बंगाल ही देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे सुपर नजर आ रहा है। सीधे सीधे बीजेपी वहां क्लीन स्वीप कर रही है और सबसे ज्यादा सीटें जो है सारे सर्वे में खुलासा हो रहा है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वहाँ कितनी भारी नजर आ रही है। तो ये तरह से जो है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मोदी का जो जादू है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, इसमें कहीं तो आ रही है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से ही जो है ज्यादा से ज्यादा गेन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली जो है जाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बेहतर। मैं आपको रोकना चाहूंगा पांडे जी, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आज दो विधानसभा क्षेत्र का, दो विधानसभा माफी चाहता हूं, दो राज्यों की विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें एक जगह पर बीजेपी और दूसरी जगह पर एसकेएम, पूरी तरह एसकेएम बीजेपी का वहाँ पे गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार यानी कि कमल खिल चुका है। एक राज्य में तो ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वहाँ पे 10 विधायक निर्विरोध चुन दिए गए, बीजेपी के 10 विधायक पूरी तरह निर्विरोध चुन लिए गए। क्या कहना चाहेंगे हीरालाल जी, जो मोदी का ब्रांड वैल्यू बढ़ा है, उस ब्रांड वैल्यू का प्रभाव नजर आ रहा है? ये जी बिल्कुल, ये ब्रांड वैल्यू का ही कमाल है। पूरे विपक्ष इंडी और इंडिया का जो भी गठबंधन था, वह उनका एक ही मकसद था कि ये केंद्र प्रधान प्रधानमंत्री मोदी को पीएम पोस्ट हटाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का जोर देश को विकसित बनाने पर रहा। यही कारण है कि विधानसभा की जो 2 राज्यों के रिजल्ट आए उनमें मोदी फैक्टर देखने को मिल रहा है। जी चलूंगा झारखंड अनिल शर्मा जी के पास। अनिल शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर ऐसे ही 4 जून को आ जाते हैं तो इसका प्रभाव विधानसभा पर भी पड़ेगा क्या? सर बिल्कुल पड़ेगा सर। यहाँ पे अभी तो झारखंड में वर्तमान में जेएमएम गठबंधन का सरकार है जी। पिछली बार यहाँ बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार जेएमएम गठबंधन की सरकार से जनता त्रस्त नजर आ रही है। कई यहाँ छात्र संगठन भी इसका पुरजोर विरोध किया है। यहाँ पे एग्जाम के लिए तो निकालते हैं, फिर रिजेक्ट कर देते हैं, इससे काफी परेशान है। विभिन्न संस्थान के कार्यकर्ता यहाँ पे आंदोलन भी कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम अब तक निकल नहीं आ रहा है। इस वजह से लग रहा है कि झारखंड में भी बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा भी बदल सकती है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद? जी सर, जी 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 जी। चलिए मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, सिक्किम और अरुणाचल दोनों राज्यों में कमल खिल चुका है और एक अच्छी बहुमत के साथ वहां विधानसभा में सरकारें बनी हैं, जनता का बहुमत मिला है। फिलहाल आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटूंगा, अन्य राज्यों में चलूंगा, वहां से चर्चा करूंगा। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। लौटता हूं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चाणक्य स्पेशल के ब्रेक के बाद हम फिर लौटे हैं और अन्य राज्यों की तरफ अब रुख करेंगे, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार चलेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे आज देश में जो सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस हाहाकार को लेकर कई बयानवीरों ने बयानबाजियां भी शुरू कर दी हैं। ईवीएम की आफत आ चुकी है, सवेरे से ईवीएम को गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। ईवीएम को लेकर जो आतंक बचना था वो भी शुरू हो चुका है। और सीधे सीधे बिहार से मेरे साथ मेरे सहयोगी आतिश दीपांकर जी जुड़ चुके हैं, मनोरंजन सासमल उड़ीसा स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक साहू छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, और मध्य प्रदेश से सुरेंद्र कुमार पटेल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करता हूं मैं उड़ीसा से। उड़ीसा, मनोरंजन जी, क्या स्थिति है? जो एग्जिट पोल सर्वे में दिखाया जा रहा है कि 16 से 17 सीटें बीजेपी को उड़ीसा से जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? उड़ीसा में तो 16 से 17 सीट आ जाएगा बीजेपी का जी। हमारा जो एग्जिट पोल हुआ है उसमें लग रहा है कि 16 से 17 सीट आ जाएगा जी।
इस बार इतना उड़ीसा मेहरबान कैसे हो गया बीजेपी पे? समझा नहीं, बोले। उड़ीसा ने इस बार बीजेपी पे इतना मेहरबानी कैसे दिखा दी, क्या दिखा इस बार? हाँ, तो ये उड़ीसा से बीजेपी बीजेडी से बहुत आगे है जी। अभी वो तो एंटी इनकम भी था वो बीजेडी के लिए, तो सेंट्रल मंत्री हो तो अमित शाह और मोदी जी तो बहुत बार इधर उड़ीसा दौरा किया है, और वो तो चीफ मिनिस्टर भी जो आसाम चीफ मिनिस्टर आसाम चीफ मिनिस्टर और यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी यहाँ का भी दौरा था, और ये छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर का भी क्वेश्चन उड़ीसा का देख रहा था। आपको क्या लगता है कि विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी उड़ीसा में? उड़ीसा में लग रहा है, तो अभी तो मेरे को लगभग 60 से 70 सीट बीजेपी के खाते में आएगा, और 50 से 60 सीट बीजेडी खाते में जाएगा जी। कांग्रेस को 10 से 20 सीट तक आ जाएगा जी। चलिए मैं बिहार चलता हूँ, आतिश दीपांकर जी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। आतिश जी, क्या रुख है आपका? बिहार में जो एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें से 36 सीटें बीजेपी को जाती नजर, एनडीए गठबंधन को जाती नजर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सही आंकड़ा है आपका सर, 36 से 29 से 35-36 सीटें बीजेपी को जा सकती है, और इस बार आरजेडी का खाता आतिश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मतदान के पूर्व जाकर एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है, जिसको लेकर वहाँ पे प्रशासनिक बहुत एक तरह से कहा जाए पश्चिम बंगाल का माहौल इस वक्त खराब हो चुका है। भाजपा के एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है चुनाव मतदान के बाद। फिर लौटता हूँ बिहार अपने सहयोगी आतिश जी के पास। आतिश जी, चाणक्य के एग्जिट पोल में 36 सीटें भाजपा को मिलती नजर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जरूर सर, ये 29 से 35-36 सीटें मिलती नजर आ रही है बीजेपी को। पिछले बार 2019 में इनको आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था, इस बार आरजेडी का खाता खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कई चीजें हैं जो यहाँ पे पूर्णिया जो पप्पू यादव जो है यहाँ पे बीजेपी का नहीं चलेगा, यहाँ पप्पू यादव निकलते चले आ रहे हैं पूर्णिया से। कटिहार में भी जदयू नहीं आगे जा रही है, तो कुल मिला के जो आंकड़ा आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कुछ सीटें बीजेपी को यहाँ पे नहीं मिलेगा। आतिश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल गांधी ने आज एग्जिट पोल के मामले में बोलते हुए कहा कि ये मोदी एग्जिट पोल है, ना कि मीडिया एग्जिट पोल। मीडिया संस्थानों पे भी उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने दावा भरा है, दम दिखाया है कि 295 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। एक बड़ी बैठक के बाद उन्होंने आज ये बोला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनका अपना ये राय है, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है, यहाँ वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। बीजेपी की ओर से लगातार मोदी का यहाँ पे बिहार में काफी काम हुआ है, काफी चर्चा है। यहाँ से भागलपुर से भी भागलपुर में आए हुए थे राहुल गांधी जी, उन्होंने काफी बातें रखी थी, लेकिन अजीत शर्मा जी आगे निकल भी रहे थे, लेकिन वो फिसलते नजर आ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी की ओर से, गठबंधन की ओर से जो जदयू के अजय मंडल जी है वो निकलेंगे। बाकी राहुल गांधी का अपना वक्तव्य हो सकता है, उनकी बातों को लेकर के बहुत कुछ नहीं कुछ मायने रखा जाएगा। नहीं, ईवीएम बेचारी की तो सामत आ गई है, ईवीएम को तो गालियां पड़नी कल से शुरू हो चुकी हैं। अभी मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि कल से शनिवार की शाम से लेकर आज रविवार तक अमित शाह ने लगभग 200 कलेक्टर्स को फ़ोन किया है, उन्हें धमकाया है, डराया है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश से कलेक्टर्स के नाम की लिस्ट मांग ली है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सर मतलब ये उनका अपना पक्ष हो सकता है, ऐसी कोई बातें तो नहीं होती है। चुनाव में जीत हार तो लगा हुआ रहता है। बाकी मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो कुछ अलग है, और उसको लेकर के पूरा इंडिया, बिहार भी पूरा इंडिया मोदी में है। कुछ राज्यों में कुछ जगह थोड़ी सी चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी एनडीए, लेकिन ये तो चलता रहता है। बाकी राहुल गांधी का जो इस तरह का बयान है, ये इस पर कुछ भी कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। जी, चलिए मैं चलता हूँ छत्तीसगढ़ में मेरे सहयोगी विवेक साहू जुड़े हुए मेरे साथ।
विवेक जी क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जी एग्जिट पोल का कह रहा है 11 सीट भाजपा में जा रही है और यहाँ कुछ बड़े नेता हैं जो एक आध दो सीट कांग्रेस में भी मिल सकता है सीट, ऐसा अनुमान है। और क्योंकि बड़े नेता है, राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, उनका एक सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। और बस्तर से कवासी लखमा जी हैं, वो भी एक मंत्री रहे हैं, तो इस बार लोकसभा टिकट लड़ रहे हैं, तो उनको भी दिखता हुआ एक दो सीट करीब जाती हुई दिख रही है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस में। बाकी मतलब आपके मुताबिक भाजपा को 9 और कांग्रेस को 2? जी जी जी, आप ये कहना चाहते हैं? चलिए, 2 सीट निकलते वो नजर आ रहा है सर जी। कांग्रेस का। मैं चलता हूँ मध्य प्रदेश, मेरे सहयोगी सुरेंद्र कुमार पटेल जी जुड़ चुके हैं। पटेल जी, मध्य प्रदेश ने तो पूरी झोलियां भर के 39 की 39 सीटें बीजेपी को दे दी है सर्वे रिपोर्ट्स में, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, 29 की 29 सीटें बीजेपी की आने वाली मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का पिछली बार ये रहा कि 28 सीट आई थी बीजेपी की, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो कमलनाथ का जो सपना है बेटे को प्रोजेक्ट करने का, वो अधूरा रह जाएगा फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल अधूरा रह जाएगा उनका। बेटे की संभावना, क्योंकि उनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भी बीजेपी में आना चाहते हैं। जी, उसी के लिए तो बीजेपी में आना चाहते हैं, उसी के लिए तो जो फ्लाइट पकड़कर हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली आए थे, वो तो शोर शराबा ज्यादा हो गया तो वापस चले गए। बिल्कुल बिल्कुल वो ही हुआ था, लेकिन एंड में उन्होंने लास्ट में उन्होंने जो भी मन जैसा उनका रहा होगा, तो वो पुनः उसी अपने कांग्रेस से ही उन्हें लोकसभा की दावेदारी ठोकी है। लेकिन इस बार संभावना कम रह रही है कि वो कांग्रेस से उनकी सीट निकल पाए, ये तो चांस कम लग रहा है वहाँ से छिंदवाड़ा से। जी, चलिए मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि सर्वे रिपोर्ट्स जिनके आधार पर की जाती है, उनमें 5 बिंदुएं जो निकलकर मुख्य रूप से सामने आई हैं, जिनके आधार पर सभी मीडिया संस्थानों ने सर्वे रिपोर्ट्स को मजबूत बनाया है। वो पहला है ब्रांड मोदी की बड़ी वैल्यू जो मोदी के ब्रांड नाम की जो है, मोदी नाम की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरा, ममता बनर्जी और इधर उत्तर प्रदेश में मायावती ने मोदी के काम को बहुत आसान कर दिया, जो उन्होंने एकला चलो का राजनीति अपनाई, हमें अकेले लड़ना है, हम किसी के सहयोग से नहीं जाएंगे, उसकी वजह से भी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मोदी को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। तीसरा, तेलंगाना ने जो अपनी सियासी रणनीति बदल दी, इस बार तेलंगाना का पूरा रुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गया, एनडीए गठबंधन की तरफ डाइवर्ट हो गया, उसकी वजह से तेलंगाना एक बड़ा फैक्टर निकल के आया है मोदी की जीत के अंदर। चौथा जो प्रचार रणनीति मोदी ने अपनाई, जो कि हम अभी 3 दिन पहले भी अपने कार्यक्रम में हम दर्शकों को बता चुका हूं, फिर से बताता हूं कि मोदी ने इस बार पहले दिन के चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम दिन के चुनाव प्रचार तक, बल्कि ये कहा जाए कि अंतिम मतदान के दिन तक चुनाव प्रचार किया। मोदी ने वो तरीका अपना लिया कि आचार संहिता समाप्त हुई, चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, जाके ध्यान मंडपम में बैठ गए और विपक्ष ने उनका प्रचार कर दिया। यही प्रचार पहले दिन से उन्होंने विपक्ष को अपना माउथ पीस बनाया और विपक्ष से ही अपनी पब्लिसिटी करवाई, अपने शब्द विपक्ष के मुंह में डाले और विपक्ष इस रणनीति को समझ नहीं पाया, जिसके आधार पर मोदी को सभी सर्वे रिपोर्ट्स में जीतकर तीसरी बार हैट्रिक बनाते साबित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और ये सर्वे रिपोर्ट्स आम जनमानस के बीच में होती है, कभी किसी मीडिया संस्थान का व्यक्तिगत निजी राय ये नहीं होता है। और सीधी बात, ये कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल मतलब कि एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ये होने वाला है। फिलहाल चलता हूँ फिर वापस अपने साथी आतिश दीपांकर के पास बिहार। आतिश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस बार क्या बिहार में ऐसा नया देखने को मिल रहा है आपको कि बिहार की इतनी अधिक सीटें जो बीजेपी के खेमे में जा रही हैं? आतिश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शायद आवाज़ आ रही है सर। जी आतिश जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इतने वर्षों से पत्रकारिता बिहार में कर रहे हैं, इस बार ऐसा क्या नया देखने को मिला जिसके आधार पर बिहार में एक बार फिर से कमल ही कमल खिलता नजर आ रहा है? इसका मुख्य कारण सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जुड़े एनडीए से, यह भी एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रहा। और मुख्यमंत्री का कार्य काफी नीतीश कुमार जी का अच्छा रहा है, क्योंकि आरजेडी के साथ में से इसलिए नहीं बहुत लोग इनको ये कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के साथ जैसे ही जुड़े हैं तो मतलब 2 शक्ति कहा जाए कि एक हो गए, और जिसका प्रभाव जो है एनडीए गठबंधन को बीजेपी को मिला है। बाकी मोदी की भी छवि सभी जान रहे हैं, और नीतीश कुमार बिहार
के सभी को जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या है। तो बिहार का जैसे ही नाम आता है नीतीश कुमार का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दो शक्ति मिल करके जहाँ एक जगह होते हैं सर, तो निश्चित तौर पे तो उसका फायदा मिलता है। उसका एक ये फैक्ट जरूर माना जाएगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया, जो कि बीजेपी का यहाँ ज्यादा बढ़ोतरी हुई है जी। और खास करके आरजेडी को इन्होंने छोड़ा है, तो इसका भी फैक्ट मिला है जी। आतिश जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है, मोदी यानी कि एनडीए 400 पार हो जाएंगे इस बार? ऐसा तो लग रहा है सर कि यहाँ पे काफी सीटें मिलेगी कुछ सीटें छोड़ करके। बाकी एनडीए यहाँ के बिहार में काफी मजबूत स्थिति में उड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है जी। ये चलिए मैं लौटता हूँ छत्तीसगढ़ अपने सहयोगी विवेक साहू के पास। विवेक जी, आपको क्या लगता है किन वजहों से इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ से झोली भर के मिल रहा है? जी सर, जैसे कि जानते हैं कि 2014 में भी जब मोदी जी का लहर था, उस समय एक सीट आया तारचंद साहू जी का भिलाई दुर्ग से, और फिर 2019 में 2 सीट आया था, और एक कोरबा से था, एक दीपक राज करके है, 2 लोग सीट आया था। वैसे ही इस बार भी 1 या 2 सीट यहाँ से आने की संभावना है। बाकी बीजेपी मोदी गारंटी जनमानस ने स्वीकार कर लिया है, और उसको उसी आधार पर ही यहाँ पर एग्जिट पोल 11 सीट जो दिखा रहा है वो कहीं न कहीं साबित होते नजर आ रहा है, और 1-2 सीट ही कांग्रेस का मिलने का है। नहीं, देखिए एग्जिट पोल में 9 से 11 सीटों का दायरा लेकर हम लोग भी चलते हैं, 1-2 सीटें आगे पीछे होती हैं। एग्जिट पोल बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। विवेक जी, आप अगर 9 सीट कह रहे हैं तो यानी कि आप हमारी खबर पे मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि हम भी 9 से 11 का ही रेशियो लेकर चल रहे हैं। लेकिन 1% हम ये भी मान के चलते हैं कि हो सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ 11 की 11 एनडीए के खाते में चली जाए, क्योंकि अंतिम परिणाम वही होगा जो 4 जून को आएगा। चलिए आप, मैं सीधा सवाल अगला आपसे ये है कि इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान कौन सा ऐसा मुख्य बिंदु आप मानते हैं जिसने मोदी की लहर को एक बार फिर बरकरार कर दिया? सर, ये छत्तीसगढ़ में माँ तारी योजना, एक योजना चालू हुआ था जिसमें हर महिला को 1000 रुपये देने का एक बहुत बड़ा ये कारण था, जो विधानसभा के समय में जीत हुआ। वही लहर अभी भी है, और मोदी गारंटी योजना को स्वीकार किया जनता यहाँ, और वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। यही वजह है 11 सीट जो एग्जिट पोल 9 से 11 के बीच में आने का जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, कारण मुझे लगता है यही है सर जी। चलिए मैं मध्य प्रदेश लौटता हूँ अपने सहयोगी पटेल जी के पास। पटेल जी, 29 की 29 सीटें जो आप भाजपा को दे रहे हैं, कौन सा मुख्य बिंदु रहा जिसके आधार पर मध्य प्रदेश इतना मेहरबान हो गया बीजेपी के ऊपर? जी, क्या होगा है बीजेपी की जो रणनीति थी, नरेंद्र मोदी जी के चेहरा के आधार पर ही कहा मध्य प्रदेश में जो 29 सीट है मतलब आने वाली, इसमें सिर्फ एक चेहरा था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उसी फैक्टर पर। और जो हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह के द्वारा जो चलाई गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना, उसका भी एक 20% इफेक्ट पड़ा है मध्य प्रदेश पे। और हमारे किसान सम्मान निधि, जो हमारे मध्य प्रदेश में किसानों को 12,000 रुपये प्रति साल किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, उसका भी 25 से 30% इफेक्ट पड़ा है। इसलिए कांग्रेस व बीजेपी की 29 से 29 सीटें ही लगभग तय है मध्य प्रदेश में। जी, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सहयोगियों से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर लौटूंगा और अधिक चर्चा आप लोगों से करूंगा। फिलहाल ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के एग्जिट पोल और सर्वे रिपोर्ट्स पर खुलकर बातचीत की। और अपने दर्शकों को बता दूं, ये सिलसिला 4 जून तक हमारा जारी रहेगा। अन्य राज्यों में भी चलूँगा, वहाँ पे चर्चा करूँगा और वहाँ के बारे में भी आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मीडिया और एग्जिट सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर साफ साफ एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मोदी एग्जिट पोल है, ना कि मीडिया एग्जिट पोल। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए ये भी यहाँ तक कह दिया कि अब ईवीएम की सेफ्टी और सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वरना क्या पता वो उसके पैर हो जाएं और वो चल पड़े। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की। उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि अमित शाह ने शनिवार से अभी तक लगभग 150 कलेक्टर्स को फ़ोन करके धमकाया है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जयराम रमेश से उन कलेक्टर्स के नाम और उनकी लिस्ट मांगी है। फिलहाल सिलसिला शुरू हो चुका है। केजरीवाल आज 2 जून को वापस तिहाड़ पहुंच गए। पहले गए महात्मा गांधी के वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और उसके बाद जाकर वो तिहाड़ पहुंच गए। अब 5 जून तक उनको तिहाड़ में रहना है। 5 जून को उनके जमानत के मामले में फैसला आना है। वो तो उस वक्त कोर्ट बताएगी कि क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर जो सियासी भूचाल मचना था, कल के सर्वे रिपोर्ट के बाद एक भयानक भूचाल मचा, एक घमासान जिसको कहते हैं महाभारत हो रही है। और महाभारत ऐसी हो रही है कि तथाकथित पत्रकार भी आपस में भिड़े हुए हैं। राजनेता भिड़े तो अलग भिड़े, लेकिन पत्रकार भी 2 गुटों में बंट चुके हैं। पत्रकारों ने भी अपने मीडिया संस्थानों को, मीडिया कर्मियों पे ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के बारे में बता दूं, प्रशांत किशोर जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए आज अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वो फ्रॉड, फेक पत्रकार अपनी पत्रकारिता को लेकर बिल्कुल भी इस तरह की हरकत ना करें कि पत्रकारिता को शर्मिंदा होना पड़े। एग्जिट पोल, सर्वे रिपोर्ट्स मोदी की लोकप्रियता के आधार पर, आम जनमानस की विचारधारा के आधार पर और आम जनमानस में जाकर वहाँ की सोच को ध्यान में रखकर एग्जिट पोल्स बनाए गए हैं। तो तथाकथित जो यूट्यूबर्स हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज पत्रकार कहलाते हैं, वो फर्जी टाइप की खबरें यूट्यूब पे वायरल करके देश को भ्रमित ना करें। ये बयान प्रशांत किशोर ने आज बड़ी गंभीरता के साथ जारी किया है। और प्रशांत किशोर जैसे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक का इस तरह से बयान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वास्तव में क्या पत्रकारिता जगत में इस तरह के तथाकथित पत्रकार, जिन्होंने समाज और पत्रकारिता जगत को बदनाम कर रखा है, उन्हें क्या स्थान मिले रहना चाहिए, ये सोचना जनता जनार्दन का काम है। फिलहाल चाणक्य स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर लौटूंगा और अधिक राज्यों को विश्लेषण करेंगे। और 4 जून को चाणक्य न्यूज इंडिया सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक निरंतर आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। कोई भी दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारा मोबाइल नंबर है 9643761495 पे हमें फ़ोन करके अपनी राय रख सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।